नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे और आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के 11 सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आज हम पढ़ने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं, ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप अगर बोर्ड एग्जाम 2025 देने जा रहे हैं या फिर आप बोर्ड एग्जाम 2025 के जो भी पहले पेपर हो चुके हैं उन पेपर को देखेंगे, वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर साल किसी ना किसी पेपर में जरूर पूछे जाते रहते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको डेफिनेटली तैयार जरूर करना है अगर आप बोर्ड एग्जाम में आप भी एक अच्छा स्कोर चाहते हैं। और ऐसे क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको 110% तैयार कर ही जाएंगे। और कई बच्चे इन क्वेश्चंस को पढ़ भी रखा होगा जो साल भर से कोचिंग पढ़ रहे हैं, इधर उधर तैयारी कर रहे हैं, और जो हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने कई बार इन क्वेश्चंस को पढ़ा भी होगा। तो अगर आप लोग नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ बच्चों इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से समझेंगे, और जो बच्चे इन क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं वो एक बार रिवीजन जरूर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि आप पढ़ने से वो फर्क नहीं पड़ता है जितना फर्क आपका रिवीजन करने से पड़ता है। रिवीजन जब आप करेंगे तभी आप बोर्ड एग्जाम में उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लिख कर आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, देखो, किसी भी संधारित्र को एक सीमा से अधिक आवेश देना संभव नहीं है, क्यों? अगर कोई भी संधारित्र है, उस संधारित्र को एक सीमा से ज़्यादा आवेश हम नहीं दे सकते हैं या देना संभव नहीं है, ठीक है, नहीं है। बट क्यों नहीं है, ऐसा क्यों होता है? तो देखो बच्चों, संधारित्र को लगातार आवेश देते रहने से, जो संधारित्र हैं उनको अगर आप लगातार आवेश देते रहेंगे तो इससे इसकी जो प्लेटें होती हैं उन प्लेटों के बीच में विभवांतर धीरे धीरे वृद्धि होती रहती है। देखो क्या होता है, अगर कोई संधारित्र है, उस संधारित्र की जो प्लेटें हैं, उस संधारित्र की प्लेटों में अगर आप लगातार आवेश देते रहेंगे तो उन प्लेटों के बीच में जो विभवांतर है वो धीरे धीरे वृद्धि करता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अब आप एक चीज़ ऐसी है, किसी हर एक चीज़ की लिमिट होती है, जब वो बढ़ता चला जाएगा तो एक ऐसी विशेष स्थिति आ जाने पर प्लेटों के बीच माध्यम का जो परावैद्युत रोधन लगा होता है वो टूट जाएगा। यानी कि किसी चीज़ की आप लिमिट क्रॉस कर जाएंगे तो वो चीज़ बेकार हो जाएगी। यानी कि जब उसमें आप लगातार आवेश देते रहेंगे, कितना आवेश हो जाएगा कि संधारित्र की जो प्लेटें हैं इनके बीच में एक परावैद्युत माध्यम यानी कि परावैद्युत रोधन लगा होता है, जो वैद्युत रोधन लगा होता है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और संधारित्र चिंगारी उत्पन्न करके विसर्जित हो जाएगा। संधारित्र जब वो टूट जाएगा, रोधन टूट जाएगा, तो क्या होगा, संधारित्र चिंगारी उत्पन्न करेगा और वो विसर्जित हो जाएगा। इसीलिए हम संधारित्र को जितना चाहें उतना आवेश नहीं दे सकते हैं। एक हर एक चीज़ की लिमिट होती है, उस लिमिट के अकॉर्डिंग ही हमें सारे कार्य करने पड़ते हैं। आई होप जो क्वेश्चन है इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो समझ लो, और स्क्रीनशॉट आप इसका एक बार ले सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत विभव की परिभाषा। एक क्वेश्चन है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपके बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। तो वैद्युत विभव की परिभाषा बतानी है, होता क्या है, इसका आपको मात्रक बताना है और इसकी आपको बीमा भी लिखनी है। मात्रक और बीमा जो है आपके बोर्ड के पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिभाषा की। एक्चुअल में वैद्युत विभव होता क्या? देखो, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव परीक्षण आवेश Q0 को, यानी कि कोई भी वैद्युत क्षेत्र है उसमें किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव और परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W, अनंत से किसी भी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य W होता है वो परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि अतः जो वैद्युत विभव V होता है W/Q0 होता है। ए इसका सूत्र होता है। इस पर आपको बोर्ड के पेपर में न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। अब इसी सूत्र के अकॉर्डिंग से हम इस सूत्र की सहायता से हम इसका मात्रक बना सकते हैं। देखो सूत्र क्या है, V = W/Q0 है, ठीक है। W क्या है, कार्य है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, बटे आवेश, जो कार्य के जो आपका कितना परीक्षण आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम, यानी कि जूल बटे कूलाम या जूल प्रति कूलाम, और जूल प्रति कूलाम को हम क्या कहते हैं, वोल्ट भी कहते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम, या फिर आप इसे वोल्ट भी कह सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका जो है मात्रक हो गया, और इसी मात्रक की सहायता से विमा वैद्युत एक अधिक राशि है जिसका मात्रक जूल बटे कूलाम या जिसे वोल्ट कहते हैं। यहाँ पर भी लिखा गया, आप इसकी बीमा लिख सकते हैं। जूल की बीमा ये होती है, कूलाम की बीमा ये होती है। इन दोनों को ऐड करके मल्टीप्लिकेशन करके इनको एकदम बेहतरीन तरीके से लिख देंगे, यानी कि ml की पावर 2
t की पावर -3 और a की पावर -1 होती है। और ये जो बीमा है आप जरूर याद रखेंगे, और अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अन्यथा अगर बच्चों आप लोग के पास बायोलॉजी है और आप बायोलॉजी की अभी तक नोट्स नहीं बनाएंगे, तो जिन बच्चों ने नोट्स अभी नहीं बचाए उनके लिए हमारे पास ऑफर है। उस ऑफर में हम आपको जो बायोलॉजी के नोट्स थे वो 99 रुपीज़ में दे रहे थे, बट आप उसका प्राइस जो है बहुत ही कम कर दिया गया। कई बच्चों ने कमेंट किया सर इतना प्राइस में नोट्स देना अफोर्ड नहीं है हमारे लिए। तो जिन बच्चों ने इतने प्राइस में नोट्स नहीं खरीद पाए और कई बच्चों ने खरीद भी लिए, अब जो खरीद लिए उनके तो मैं नहीं वापस कर सकता हूँ, लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं खरीदे बायोलॉजी के, उन बच्चों के लिए ये जो नोट्स हैं अब ओनली ऑन 29 रुपीज़ में आपको दिए जाएंगे। और इसमें आपको 85% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, 85% से प्लस में ही डिस्काउंट मिल रहा है। आप लोग अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं और अगर आप बायोलॉजी के नोट्स चाहते हैं ताकि आप कम समय में वो सारा सिलेबस कवर अप कर पाएँ, तो प्लीज़ बच्चों आप इस नोट्स को बाई कर सकते हैं। इसका जो कॉस्ट है ओनली ऑन 29 रुपीज़ है, यानी कि आप देख सकते हैं ओनली ऑन 29 रुपीज़ इसका कॉस्ट है। कितना कम कॉस्ट है, आप इसको इजीली से अफोर्ड भी कर पाएंगे और हर एक बच्चा ले भी पाएगा। ठीक है, अब ये नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, देखो इस तरीके से बायोलॉजी के अगर नोट्स का मैं 1 से 2 पेज आपको दिखाने का प्रयास करूं तो वो नोट्स देखो इस तरीके से आपके रहने वाले हैं। इसमें पूरा सिलेबस रहेगा, हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, ऐसे क्वेश्चन पेपर पे लिखे हुए मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स रहेंगे और पूरा इसमें सिलेबस बताया जाएगा। मेन बात ये है आपको इसमें बाई कॉल के द्वारा आपको कॉल करके बता दिया जाएगा कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ना है, किन क्वेश्चन को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है और किन क्वेश्चन को कम प्रायोरिटी देना है। सारी चीज़ें आपको बाई कॉल के द्वारा बता दी जाएंगी। ये यहाँ पर प्लस पॉइंट आपका रहने वाला है और आपको बता दिया जाएगा आपको तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो अगर बच्चों जो भी इंटरेस्टेड हैं वो इस 29 रुपीज़ में बायोलॉजी के नोट्स को बाई कर सकते हैं। अगर आपको बायोलॉजी के नोट्स बाई करनी है तो आपको कोड एक प्रयोग करना है वीडियो के कमेंट सेक्शन में, वायो 11 आप एक कोड लिखेंगे और ये आपको नोट्स कमेंट कहाँ पे करना, देखो यूट्यूब पर ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं जहाँ से हम आपको कांटेक्ट कर पाएँ। आपको इंस्टाग्राम पे जाना है और एसबी स्टडी क्लासेस को आपको फॉलो करना, वहाँ पर आपको मैं डीएम कर देना है, वहाँ पर एक कोड प्रयोग कर देना, मैं बता दूंगा आपको नोट्स कैसे मिल पाएंगे। तो जो बच्चे लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, अगर उनकी इच्छा है तो आप ले सकते हैं, अन्यथा कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं है। ये नोट्स उन्हीं बच्चों के लिए बनाए गए हैं क्योंकि कई बच्चों ने कमेंट किया सर हमें एक बार में नोट्स दे दो, तो उन बच्चों के लिए है। इसका कॉस्ट ओनली ऑन 29 रुपीज़, एकदम बेहतरीन कॉस्ट है, इससे कम बच्चों नहीं हो पाएगा। आप बता देना अगर आप नहीं ले सकते मैं फ्री में दे दूँगा। ठीक है, तो अगर आप नहीं परचेस कर पा रहे हैं तो मैं फ्री में दे दूंगा। बट अगर आप सोचो अगर 29 रुपीज़ ले रहा हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं है, लिखाए गए हैं, पेपर का खर्चा हुआ है, सारा चीज़ें खर्चा होती हैं, लिखने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो ओनली ऑन 29 रुपीज़ आपसे इसका कॉस्ट लिया जा रहा है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो ले सकते हैं, अन्यथा कोई आपसे जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आपके पास नोट्स बने हुए हैं तो आप रिविजन करने के लिए ले सकते हैं, अन्यथा मैं आपको किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो आइए हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ लेते हैं। ये आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला बच्चों आपका क्वेश्चन है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। देखो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स की आपको परिभाषा बतानी है और इसका आपको मात्रक लिखना है। वैद्युत फ्लक्स का अर्थ क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स होता है, सॉरी ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ होता है, यानी कि ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स होता है। ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का क्या लोचा है, ये क्या होता है। देखो सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स की हम परिभाषा पढ़ लेते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल के अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखो वैद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल से अभिलंबवत जो गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं उनकी जो संख्या होती है, नंबर ऑफ वैद्युत बल रेखाओं जो होती हैं उनकी संख्या को ही हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है, या फिर इसी का एक दूसरा रूप है, इसको वोल्ट मीटर भी कहते हैं। और आपके बोर्ड के पेपर में जब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो वहाँ पर जो ऑप्शन दिया जाता है वो वोल्ट मीटर का ज़्यादा दिया जाता है, ये चीज़ आप याद रखें। अब देखो ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। देखो यदि बल रेखाएं बंद पृष्ठ से अंदर की ओर जाती हैं, जो बल रेखाएं होती हैं अगर वो बंद पृष्ठ से अंदर की ओर जा रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स का चिन्ह जो है ऋणात्मक होता है, ये लोचा है। यदि वैद्युत बल रेखाएं जो हैं बंद पृष्ठ से अंदर की ओर जा रही हैं तो उसका जो चिन्ह लिया जाएगा, वैद्युत फ्लक्स का जो चिन्ह लिया जाता है वो कैसा लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है। यही ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का लोचा है। अगला बच्चों समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है तथा इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या। देखो समविभव पृष्ठ क्या होता है, इससे क्या तात्पर्य है और इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या है। देखो किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ, कोई भी वैद्युत क्षेत्र है उसमें स्थित कोई एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु समान विभव पर हों, समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। इसकी विशेषताएं की भी हम बात करेंगे। देखो एक ऐसा वैद्युत क्षेत्र जिसमें स्थित कोई भी पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर जो विभव का मान है, V का मान है,
इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर ये परिभाषा आपको याद नहीं हो रही, मैं दूसरी बता रहा हूँ। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, फिर से सुनिए, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है। अगर बच्चों में इसकी विशेषताएं की बात करें तो समझो, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। कोई भी आवेश है उसको समविभव पृष्ठ है, अगर उस समविभव पृष्ठ के अंदर एक बिंदु से हम दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं तो उसमें किया गया जो कार्य करना पड़ता है वो शून्य होता है। ठीक है। समविभव पृष्ठ के समीप वैद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। समविभव पृष्ठ के समीप जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है, यानी कि बच्चों 90 डिग्री पर होती है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है? प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा और व्यतिकरण की घटना पर क्वेश्चन आपको ज्यादातर बोर्ड के पेपर में देखने को भी मिलते हैं। देखो, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्त एवं लगभग समान आयाम वाली दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती, समझो कोई भी एक ऐसा माध्यम है उसमें समान आवृत्त एवं लगभग समान आयाम वाली दो तरंगे एक साथ एक दिशा में एक डायरेक्शन में चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण से बनी परिणामी तरंग की तीव्रता, तो उनके अध्यारोपण से एक परिणामी तरंग बन जाती है। उस परिणामी तरंग की जो तीव्रता होती है उसके बारे में समझो। कुछ ऐसे बिंदु होंगे जहां पर वो अधिकतम होगी एवं कुछ ऐसे बिंदु होंगे जहां पर वह न्यूनतम होती है। इस घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। बट जहां पर अधिकतम होती है उसे क्या कहेंगे, जहां पर न्यूनतम होती है उसे क्या कहते हैं? तो देखो, जिन बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है, तो ऐसे बिंदु जहां पर तरंग की तीव्रता जो है वो अधिकतम होती है उसे हम समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। तो जिन बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता जो अधिकतम होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। तथा जिन बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता न्यूनतम होती है उन्हें हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। यानी कि जहां पर अधिकतम होती है उसे हम समपोषी व्यतिकरण कहते हैं और जहां पर न्यूनतम होती है उसे हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब अगला है कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या है, यानी कि प्रकाश के व्यतिकरण की जो घटना है इसके लिए जो आवश्यक शर्तें हैं वो क्या है? तो देखो, प्रकाश के सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रकाश जो है उसके दोनों स्रोत, जो भी दो स्रोत निकल रहे हैं, दोनों से निकलने वाली तरंगों का कलांतर जो होता है, कला का जो अंतर होता है, कलाओं में जो अंतर होता है, कुछ भी आप कह सकते हैं, कलांतर कह सकते हैं, कलाओं में जो अंतर होता है वो स्थिर रहना चाहिए। ठीक है, अर्थात प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, यानी कि जो प्रकाश स्रोत हैं वो कैसे होने चाहिए? कला संबद्ध होने चाहिए। ठीक, दोनों तरंगों के आयाम लगभग बराबर या फिर समान होना चाहिए। दोनों स्रोत एक दूसरे से निकट होने चाहिए, यानी कि पास होने चाहिए। एक कुछ जो है व्यतिकरण की घटना संपन्न करने के लिए आवश्यक जो है वो शर्तें होती हैं, आवश्यक जो है कंडीशंस होती हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला देखो, अगला बच्चों है प्रकाश विद्युत कार्यफलन की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो प्रकाश विद्युत कार्यफलन होता है उसकी व्याख्या करना है। प्रकाश विद्युत कार्यफलन आपको हेडिंग लगानी है, समझो। और ये जो प्रकाश विद्युत कार्यफलन है इस पर न्यूमेरिकल मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं, काफी ज्यादा न्यूमेरिकल भी बोर्ड के पेपर में यहाँ से देखने को मिलती है, सारी चीजें आपको पता है। ठीक, धातु पृष्ठ से, कोई भी धातु पृष्ठ है, उस धातु पृष्ठ से किसी प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अर्थात मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा धातु का कार्यफलन कहलाती है। यानी कि कोई भी धातु पृष्ठ है, उस धातु पृष्ठ से किसी भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए या हम कह सकते हैं मुक्त कराने के लिए जो आवश्यक कम से कम ऊर्जा होती है उसे ही हम धातु का कार्यफलन कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, अतः W = h ν0 होता है, इसका सूत्र काटिए। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति V की जगह पर क्या हो, आवृत्ति जो होती है V होती है, बट यहाँ पर जो ली जाती है वो देहली आवृत्ति ली जाती है, तो उसको लिखते हैं V0 से। ठीक है, देहली आवृत्ति, तो ऐसे में फोटॉन संपूर्ण ऊर्जा धातु के फलस्वरूप बराबर होती है। यानी कि अगर इतनी देहली आवृत्ति है तो ऐसे में फोटोन की जो संपूर्ण ऊर्जा होती है वो धातु के जो कार्य स्वरूप होता है उसके बराबर होता है। सॉरी, कार्य स्वरूप नहीं होगा बच्चों, कार्य फलन होगा। यहाँ पर कार्य फलन, कार्यफलन के बराबर होती, अर्थात W = h ν0। यदि आपतित फोटॉन की ऊर्जा कार्यफलन से कम होती है, अगर आपतित जो फोटॉन है उसकी ऊर्जा जिस धातु का जो निकालना है उससे अगर कार्यफलन से कम होती है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। इस पर हम एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर चुके हैं, उसमें बताया गया था, कुछ कंडीशंस दी गई थी, कार्यफलन दिया गया था और कार्यफलन जो है उस धातु की जो कार्यफलन था, उस धातु की जो ऊर्जा थी उससे कम आया था, यानी कि जो धातु की कैपेसिटी थी उससे कम कार्यफलन आया था, तो इसीलिए उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो रहे थे। यही चीज़ वहाँ पर पूछी गई थी, एग्जैक्ट नहीं ध्यान है, बट ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था।
अब देखो, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे व पराबैंगनी तरंगे तथा एक्स किरणों में एक एक उपयोग लिखिए। हम एक एक पूछा गया और एक क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में भी आ चुका है। हम आपको दो दो उपयोग बता देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सूक्ष्म तरंगों की। तो सूक्ष्म तरंगे, इन तरंगों का उपयोग उपग्रहों की लंबी दूरी के बेतार संचार में होता है। यानी कि जो सूक्ष्म तरंगे हैं, इनका प्रयोग जो होता है, सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग जो है उपग्रहों की लंबी दूरी के बेतार संचार में किया जाता है। साथ ही साथ विमान संचालन के समय, विमान संचालन जो होता है उसके लिए रेडार प्रणाली जो बनाई जाती है, उसमें भी सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है अवरक्त तरंगे। अवरक्त तरंगे कोहरे तथा धुंध में फोटोग्राफी, कोहरे और धुंध में जो फोटोग्राफी करते हैं उनमें प्रयोग होता है। फलों और बीज को सुखाने में भी इसका प्रयोग होता है। पराबैंगनी किरणें होती हैं। इन तरंगों का उपयोग नकली दस्तावेजों को, नकली नोटों को उंगली छापन का पता लगाने में यहाँ पर किया जाता है। ये पराबैंगनी किरणों के काम होते हैं। फिर बात आती है एक्स किरणें। एक्स किरणें या फिर इनको एक्स रेज कहते हैं, ठीक है। इन तरंगों का उपयोग शरीर की हड्डी टूटने का पता लगाने, फेफड़ों के रोगों आदि में किया जाता है। यानी कि जो एक्सरे का प्रयोग होता है, मोस्टली क्या होता है, एक्सरे में प्रयोग किया जाता है। जो आप टूटी हुई हड्डी का पता लगाने में इनका सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा और हर एक चीज़ एकदम क्लियर होगी, ठीक। अगला और हमारा लास्ट टॉपिक है 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। और ये जो क्वेश्चन है आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड के पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है कि 1 एम्पियर क्या है, 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। तो देखो, 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है, 1 एम्पियर जो है वह वैद्युत धारा है जो वायु या निर्वात में, 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे एवं समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करती है, 1 एम्पियर कहलाती है। 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे एवं समांतर तारों में प्रवाहित अगर कर रहे हैं तो प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल जो है का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करती है, लगाती है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। यानी कि उत्पन्न करती है या फिर लगाती है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। वही जो है 1 एम्पियर की परिभाषा होती है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि 1 एम्पियर धारा जो है, 1 एम्पियर जो है प्रत्येक तार में प्रति मीटर जो है कितनी, प्रति मीटर लंबाई पर कितने न्यूटन का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाती है। तो याद रखेंगे 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करती है, याद रखेंगे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। तो आई होप बच्चों आज के इस वीडियो में जो आपको मैंने 11 क्वेश्चन बताए आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ बच्चों आप डेफिनेटली हमसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पर कहीं पर भी हमसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक न्यूमेरिकल की सीरीज को नहीं देखा है तो न्यूमेरिकल की सीरीज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर पूरे बुक के जो न्यूमेरिकल हैं उनको फिनिश कर दिया गया, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है तो डेफिनेटली हमसे जरूर पूछिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।